तो जिस तरीके से आरएसएस से सक्रिय भूमिका निभाता था, उस तरीके से इस बार उन्होंने निभाया नहीं। और ये बात आम जो कार्यकर्ता है आरएसएस का, उसमें भी ये बात देखी गई और हर जगह ये बात चर्चा में थी। और निश्चित रूप से एक उनकी बड़ी फोर्स हुआ करती थी, लेकिन मोहन भागवत जो बात कह रहे हैं, वो बात कोई नई बात तो नहीं कह रहे। वो जो भी बात कह रहे हैं, वो हम लोग शुरू से कहते रहे हैं। इंडिया गठबंधन कहता रहा है, अखिलेश कहते रहे हैं, राहुल कहते रहे हैं, तो उनको आज ही यह बात कहने की जरूरत क्या पड़ गई? आज जब उनका स्पष्ट बहुमत नहीं है, क्या वो इसका इंतजार कर रहे थे कि ये मोदी कमजोर होंगे, उसके बाद हम आएंगे, मैदान में आएंगे? तो ये कहीं ना कहीं से कहां से है? लोकतंत्र का नाम तो लेते हैं, लेकिन लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र की बात तो मोदी भी करते हैं, लेकिन उनका लोकतंत्र गोदी मीडिया में ये कारपोरेट लोकतंत्र है उनका। अच्छा, लोकतंत्र की बात तो अपना भागवत जी कर रहे हैं, लेकिन उनका लोकतंत्र हिंदू लोकतंत्र है, जबकि वास्तविक लोकतंत्र की ये बात होनी चाहिए समता, ये स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित लोकतंत्र की बात होनी चाहिए। इसकी बात न तो भागवत कर रहे हैं और न तो मोदी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं से ध्यान को भटकाने की कोशिश है, जो मोदी अपनी लोकप्रियता खो रहे हैं। और खास करके जिस तरीके से बनारस में उनका इतना प्रचंड बहुमत से पिछली बार जीत करके आए थे, और इन्होंने ये विश्वनाथ कॉरिडोर और ये राम मंदिर को लेकर के पूरा भितंडा खड़ा किया था पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में, अपने आप को आइकॉन बनाए हुए थे हिंदू धर्म का। वो इनका ढिढोरा फूट गया, वो इनका गुब्बारा फूट गया। तो आज हम इसी बात पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर मोहन भागवत को इतने दिनों बाद यह बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। लेकिन एक चीज ये भी है कि वो ऐसे वक्तव्य देते हैं अपने चिंतन शिविर में, उनका राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है अपना नागपुर में, जो उनकी संस्था का सबसे सर्वोच्च स्तर का ये प्रशिक्षण शिविर होता है, उसमें इन्होंने नहीं ये वक्तव्य दिया है। तो हम उस पर चर्चा करने के लिए आइए हम अपने ये प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ लेखक प्रोफेसर राम पुनियानी जी हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ पंजाब विश्वविद्यालय में ये भी स्वागत है। हमारे साथ ये डॉक्टर सुनीलम जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वो अपने रास्ते में है। तो हम आते हैं प्रोफेसर राम पुनियानी जी के पास। देखिए प्रोफेसर राम पुनियानी जी, आपकी टिप्पणी इनके इस व्यवहार पर। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भागवत का जो बयान आया है उसको थोड़ा गहराई से देखने की जरूरत है। वैसे तो जब ये घटनाएं हो रही थी वो पूरा मुंह सील करके बैठे रहे थे, मुंह में दही जमाए बन करके रहे थे। जिन जिन चीज़ों की उन्होंने आलोचना की है वो पिछले 10 साल में हुई है, और जब ये घटनाएं हो रही थी तब उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। जैसे हम मणिपुर से बात चालू करें तो मणिपुर में देखिए कि मणिपुर में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी के है, केंद्र में जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी के है। ऐसा कहा जाता है डबल इंजन की सरकार, और इनके बहुत बड़े कार्यकर्ता राम माधव वहाँ बहुत दिनों से काम कर रहे थे। तो अभी जब ये मणिपुर की हिंसा चालू हुई तो उसको आज 1 साल से ऊपर हो गया है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस पे भागवत जी ने कभी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। आरएसएस ने इस पे कोई बयान नहीं किया कि मणिपुर का ये क्या चल रहा है, क्योंकि उसमें निश्चित रूप से चर्च ज़्यादा तोड़े जा रहे हैं और कई जो हमारे कुकी समाज के लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये उसका एक कारण हो सकता है। आज वो जो मैं इस पर आऊँगा कि आज वो इस प्रकार के बयान क्यों दे रहे हैं, उसके पहले ये देख लें कि उन्होंने और भी बहुत ऐसी गोलमाल बातें की है कि भाई जैसे विपक्ष को विपक्ष नहीं कहना चाहिए, प्रतिपक्ष कहना चाहिए। ठीक है, प्रतिपक्ष कहना चाहिए, और भाई दोनों विचारधाराओं के मेल से ही लोकतंत्र चलता है। तो आप देखिए पिछले 5 साल में खास तौर से विपक्ष को कैसे ट्रीट किया गया। 150 सांसदों को निलंबित किया गया, और महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी जब इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई तो इनको पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया। उस समय ये लोकतंत्र की बात करने वाले भागवत जी कहाँ थे? तो ये इनकी जो बातें हैं, इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही, और उसमें मोटे तौर पे वो जैसे
विदेशी धर्म, विदेशी विचारधारा, वो बहुत गोलमाल बात करते हैं। उनका मुख्य इशारा था कि जो विदेशों से धर्म आए हैं, उनके कारण हमारे धर्म में जो हमारे यहाँ में समस्याएं खड़ी हो गई हैं, वो तो आरएसएस की पूरी विचारधारा को ही बताती है कि क्रिश्चियन और मुसलमान ये विदेशी धर्म है, उनको लेकर वो फिर से एक प्रकार से अप्रत्यक्ष बात कर रहे थे। मोटे तौर से उन्होंने जो बातें कही, उसमें सब बातों का लुब्बो-लुआब यही है कि अभी मुझे लगता है कि पहली बार पिछले 10 साल में मोदी के बारे में समाज में आलोचना बहुत बढ़ गई है और जो भाजपा का जो प्रतिष्ठा है, साख बहुत गिर गई है। और मोदी जी ने खुद 10 साल तक खुद को जो एक तानाशाह से लेके भगवान तक भगवान का रूप बताने की प्रक्रिया की गई, अब उसको लोग इतने सीरियसली नहीं ले रहे। तो भागवत जी ये बताना चाहते हैं कि ये जो बीजेपी ने किया, इसको हमारा अप्रूवल नहीं है कि भाई जो भी गलतियां की हैं वो भाजपा ने की है, पर आरएसएस तो इससे ऊपर उठा हुआ एक संगठन है जिसमें इस प्रकार की कोई चीजें नहीं होती। हम तो लोकतंत्र में मानते हैं, हम बराबरी में मानते हैं, तो ये उनका मुख्य उद्देश्य है। और हर बार, पहले आपको याद होगा, विज्ञान भवन में भी उन्होंने 3 लेक्चर्स दिए थे बहुत बड़े बड़े, और उसमें भी उन्होंने अपनी विचारधारा को इस प्रकार से रखने की कोशिश की कि जो विभाजनकारी विचारधारा न लगे, पर उनका जो कार्यक्रम है, उनके जो स्वयंसेवक करते हैं, उनकी जो शाखाओं में चलता है, वो उसी प्रकार से चलता रहा। अब वो बात कर रहे हैं ये इस इलेक्शन के दौरान विभाजनकारी बातें की, तो आप बताइए ना, विभाजनकारी बातें किसने की? झूठ किसने बोला? जो आधुनिक मीडिया का दुरुपयोग किसने किया? तो उसमें कह देते हैं दोनों तरफ से हुआ, जो पूरा गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की बातें मोदी जी ने की, बीजेपी के आईटी सेल ने की। तो ये हमको इसमें बिल्कुल स्पष्टता चाहिए कि आरएसएस जो बात कह रही है, वो खुद को एक प्रकार से कवर करना चाह रही है। अभी इस इलेक्शन के नतीजों के कारण भाजपा की जो बदनामी हो रही है, किसी ने बहुत अच्छे से कहा कि कई बार जो जीत होती है, उसमें भी कई बार जीत भी शर्मनाक जीत होती है। तो ये वैसे उनकी जो जीत भी हुई है, वो एक प्रकार से शर्मनाक जीत हुई है। और उसके साथ साथ पूरे भाजपा के तंत्र में किस प्रकार से उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, वो प्रोपेगेंडा का स्तर इतना नीचा था कि आम लोगों में भी ये बात स्पष्ट हो गई कि भाजपा कोई लोकतांत्रिक मुद्दों को लेकर चलने वाली नहीं है। और आपको याद होगा, नड्डा जी ने भी बीच में कहा, अब ये शायद पर्सनल ईगो का सवाल हो सकता है मोदी और भागवत के बीच में, क्योंकि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, वो भागवत को मिलने नहीं गए और उनकी पूरी उन्होंने उपेक्षा की, तो ये थोड़ा ईगो प्रॉब्लम हो सकता है। पर मोटे तौर से जो हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा आरएसएस की है, उसी में से बीजेपी आई है, और उसको और मजबूत करने के लिए मोदी ने तानाशाह का रास्ता अपनाया। और ये बहुत अच्छी बात हुई है कि उनको तानाशाही के रास्ते में बीच में एक रुकावट आ गई है, ये चुनाव के नतीजों के कारण, और उसके कारण मेरे ख्याल से भागवत जी को सामने आके कहना पड़ रहा है कि ये जो चीज़ें गलत हुई। और उसमें भी उनकी चालाकी देखिए, वो स्पष्ट रूप से भाजपा की आलोचना नहीं करते। वो जैसे कहते हैं कि भाई जो सेवक होता है उसको अहंकार नहीं होना चाहिए। ये तो खैर क्लियर कट मोदी जी के बारे में उन्होंने कहा, जिनका घमंड और अहंकार बहुत आकाश पे है। पर बाकी तौर पे उन्होंने कभी किसी का बीजेपी ने ऐसा किया, बीजेपी ने कितना नकारात्मक प्रोपेगेंडा किया, कितना विभाजनकारी प्रोपेगेंडा किया, उसके बारे में वो कोई बात नहीं कहते, क्योंकि गहरे रूप से आरएसएस की जो विचारधारा है और बीजेपी जो कर रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। केवल कुछ चीजें हैं जो आरएसएस को मंजूर नहीं है, तो उसके लिए खुद को उससे बचाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की बात को कहा है। उसके अलावा तो मुझे लगता है ये एक उनकी जो पूरी स्पीच है वो एक छलावा मात्र है आरएसएस को अच्छे रूप से प्रस्तुत करने का। और बीजेपी में जो कुछ अहंकारी प्रवृत्तियां आ गई हैं, उन पर थोड़ा उम्मीद, उसके सिवा उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर डॉक्टर सुनीला मागर हो अपना नेटवर्क में तो अपनी बात पूरी कर ले। इस बीच हमारे साथ अरुण कुमार त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ बम्बई से डॉक्टर सलीम खान साहब जुड़ गए हैं, और हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी महात्मा गांधी काशी हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व
एक कुलपति और अपने प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूत नारायण राय जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर सुनीलम, अगर आप नेटवर्क में हो तो आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। लग रहा उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो अब हम चलते हैं प्रोफेसर विभूत नारायण राय। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मुझे तो केवल कुछ जो है मुझे लगता है कि जो हमारे विद्वान साथी आए हैं, जो पैनलिस्ट हैं, क्या मेरे कुछ सवाल हैं, मैं बस सवाल के तौर पे रखता हूँ। मेरा एक सवाल तो ये कि कई बार मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रेटेजी है कि आरएसएस जो है वो एक इंटरनल क्रिटिक बन के बनी रहे, और जो ऑपोजिशन का स्पेस है वो स्पेस भी जो है वो उसी के पास रहे, मतलब करने वाले भी वही और उसको के ऊपर सवाल खड़ा करने वाले भी वही, और गोदी मीडिया उन्हीं का है, तो इधर के सवाल मतलब इधर की जो भी चुनौतियां हैं उसके ऊपर जो टिप्पणी होगी वो उन्हीं की ही आएंगी, और इधर से कोई बहुत ज्यादा सीरियस बातों को गोदी मीडिया जो है वो लेगा नहीं। तो अपने तरीके से अपना ऑपोजिशन की जगह को भी फिल करते रहते हैं। तो मेरा एक ये सवाल रहेगा जो हमारे सब पैनलिस्ट हैं उनसे, कि क्या आपको ऐसा लगता है? दूसरा, ये जो बात एक मिथ के तौर पर मैंने तो जो महसूस किया वो बताया, गोरखपुर में ये कंफर्म भी हुआ, मैं पूरा 150 जगहों पर मैं गया पूरे चुनाव के दौरान, वहां पर भी कंफर्म हुआ कि आरएसएस ने उस तरीके से सीरियसली इस चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आप सबका क्या फीडबैक है कि वास्तव में किया या नहीं किया? ये दूसरा मेरा एक सवाल है जिसके ऊपर टिप्पणी आवश्यक है। तीसरी बात यह है कि आपको जो नड्डा जी ने जो बयान दिया था, वो नड्डा जी का बयान जो है वो सोच समझ करके मोदी जी के एक माउथ पीस के तौर पर उनका ये बयान था, या एक तरीके से बहुत सारी बातें होती हैं, दिन रात भाषण देते रहते हैं, तो उसके अंदर एक अपनी उनकी खुद के मर्जी की बात थी, जो हम लोगों को दिखलाई पड़ता है ना, कि इन्होंने कभी भी गुजरात के अंदर आरएसएस को नहीं पनपने दिया। विश्व हिंदू परिषद को भी एक तरीके से, तो गड़िया जी का तो सब लोग उदाहरण जानते ही हैं, उन्हें एक कोने से लगा दिया, वो अपनी जान की के लिए भी जो है वो चिंता करने लग गए। बजरंग दल को भी इन्होंने इसी तरीके से किया। तो आपको लगता है कि ये जो रिफ्ट है, ये रिफ्ट वास्तविक है, काल्पनिक है, या इसके अंदर आपको लगता है कि हाँ कोई एक वैचारिक के अंदर भी एक वैचारिक कंट्रडिक्शन है?